नमस्कार, जय हिंद। बत्रा डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं विवेक मिश्र आप सभी अग्निवीर साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे हम लोग हर रोज 20 प्रश्नों का अभ्यास करते हैं, उसी क्रम में आज भी आपके साथ मैं 20 प्रश्नों का अभ्यास करवाऊंगा ताकि आप अपने अग्निवीर की एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर सकें और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो यहां पर जो आज के हमारे इस अभ्यास सीरीज का पहला सवाल है वो आपकी स्क्रीन पर है। सवाल आपसे पूछा गया है कि देश में सर्वाधिक दूरी तय करने वाली जो विवेक एक्सप्रेस ट्रेन है वो किन दो शहरों या दो स्थानों के बीच चलती है। यहां पर जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं वो है जम्मू तवी से कन्याकुमारी तक, जम्मू तवी से डिब्रूगढ़, या डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, या फिर चेन्नई से त्रिवेंद्रम तक। तो इस पर आधारित एक सवाल हम लोगों ने कल भी पढ़ा था और कल का जो हमारा सवाल था वो ये था कि सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है। तो आपने ऑप्शन लगाया था कौन सा, विवेक एक्सप्रेस को। तो उसी तरीके से इसमें जब आप आंसर लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच में। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो सर्वाधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन है, सर्वाधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन है उसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। और ये जो विवेक एक्सप्रेस है, विवेक एक्सप्रेस जो है ये कहां से चलती है, तो डिब्रूगढ़ से लेकर के कन्याकुमारी के बीच में यह चलती है। और टोटल ये 4150 किलोमीटर 4150 किलोमीटर की यात्रा कितने दिनों में करती है, तो 82 घंटे में यह कंप्लीट करती है। और ये 9 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके साथ साथ में ये कुल 57 स्टेशनों को पार करती है। यहां से आपको कोई भी सवाल अगर पूछा जाए तो उसका आंसर आप बेहतर तरीके से दे सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ें तो सवाल नंबर आपको जो 2 पूछा गया है, इसमें आपको पूछा गया है कि ग्रीष्म काल में जो मरीचिका होती है, मरीचिका किस परिघटना के कारण दिखाई देता है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या प्रकाश का व्यतिकरण, या प्रकाश का विवर्तन। तो आप जानते हैं कि जो भी आपको यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है, मृग मरीचिका जो होती है ये घटना, इस घटना में क्या होता है, जैसे कि खास करके जब गर्मियों के टाइम पर आप कभी सड़क पर जा रहे हो तो आपको एहसास होता है, आपको फील होता है या कंफ्यूजन होता है कि थोड़ी दूर पर बहुत ज्यादा पानी है। तो इस कंफ्यूजन को ही मृग मरीचिका की परिघटना का नाम दिया जाता है। और इसका जो एग्जाम्पल होता है ये किस वजह से होता है, तो ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से। किसकी वजह से, तो ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से यह होता है। और इसमें आप देखते हैं जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है तो इसके लिए मृग मरीचिका वाला भी एग्जाम्पल आप ध्यान रखिएगा। और इसके साथ में जो हीरे का चमकना होता है, हीरे का चमकना इसकी वजह से ही होता है। तो 2 एग्जाम्पल आपको पूछे जाते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन को लेकर। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में दोनों पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। और दोनों पॉइंट में आपको एक हो जाएगा मृग मरीचिका और दूसरा हो जाएगा हीरे का चमकना। तो राइट आंसर इसमें क्या हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 और इसमें आपसे पूछा गया है कि जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार बढ़ता है, उतना ही रहता है, घटता है, या अनुनय में होता है। यानी कि ये अनप्रेडिक्टेबल होता है, या डिक्रीज करता है, या रिमेन्स द सेम होता है, या इंक्रीज करता है। तो आप जानते हैं कि जो लोहा होता है, लोहा, तो लोहे में जब नमी के साथ यह क्रिया करता है या फिर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो ये क्या बना लेता है, आयरन जो होता है वो अपना ऑक्साइड बना लेता है। और जब आयरन के साथ में यह ऑक्साइड बनता है, आर्द्रता अगर उपस्थित है तो इस आर्द्रता में क्या होता है, लोहा यह ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेता है। और ऑक्सीजन के साथ यह क्रिया करने के बाद क्या बना लेता है,
इसका ऑक्साइड बना लेता है, और जब यह ऑक्साइड बनाता है तो इसके भार में क्या हो जाती है, इसके भार में वृद्धि हो जाती है। तो इसलिए आप जानते रहें कि जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार क्या होता है, बढ़ जाता है लोहे में जंग लगने की वजह से। अब इसके साथ में आप देखेंगे तो लोहे में जब जंग लगता है तो यह एक प्रकार की ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कहलाती है, क्योंकि लोहा जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है। अब इसको रोकने के लिए, जैसे लोहा अगर आपके पास है और उसमें जंग न लगे तो उस पर कोई न कोई एक लेयर चढ़ाई जाती है, और वो लेयर आप इसको कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, जैसे उसमें पेंटिंग करके रख सकते हैं, या ऐसे स्थानों पर लोहे को रखें जहां पर आर्द्रता की कमी हो या नमी कम हो। इसके अलावा तेल इत्यादि से ढक करके भी इसको रखा जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि अगर लोहे पर कोई एक लेयर होगी तो वहां पर ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया होगी वो थोड़ी सी धीमी होगी, और अगर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया धीमी होगी तो उसमें लोहे में जंग नहीं बनेगा, क्योंकि लोहे के ऑक्साइड नहीं बनेंगे, और अगर ऑक्साइड नहीं बनेगा तो जंग नहीं, और जंग नहीं तो उसका जो भार होगा वो बढ़ेगा नहीं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, और यहां पर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिन्हें भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का अवार्ड मिला था। डॉक्टर जाकिर हुसैन को, डॉक्टर एस राधाकृष्णन को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को और वीवी गिरी को। तो यहां पर आपसे जो सवाल पूछा गया है बहुत आसान सवाल तो इसको नहीं कहा जाएगा, क्योंकि यहां से कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। जैसे कि अगर हम लोग यहां पर बात कर लें तो जो भारत रत्न होता है, यहीं से शुरुआत करते हैं। तो जो भारत रत्न है, भारत रत्न जो है यह देश का सर्वोच्च सम्मान है, देश का सर्वोच्च सम्मान है, और इसे हम लोग राष्ट्रीय सम्मान भी कहते हैं। देश का सर्वोच्च सम्मान है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय सम्मान भी कहते हैं, राष्ट्रीय सम्मान भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि इसे भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। अब एक सवाल आपको यहां पर और पूछा जा सकता है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 2 जनवरी 1954 से, 2 जनवरी 1954 से इसकी शुरुआत की गई थी। और इसी शुरुआत वाले दिन से ही कितने लोगों को दिया गया था, तो 3 लोगों से इसकी शुरुआत की गई थी, और उन 3 लोगों में एक थे आपके पूर्व राष्ट्रपति और प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और इसके अलावा एक थे सीवी रमन, सीवी रमन, जिनको आप लोग रमन इफेक्ट के लिए जानते हैं। इसके अलावा सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, तो इनको भी क्या दिया गया था, 1954 में जो 2 जनवरी 1954 से शुरू हुआ था, 2 जनवरी 1954 से शुरू हुआ भारत रत्न, तो उसको दिया गया था। अब यहां पर सवाल इसमें से आपको बताना है डॉक्टर जाकिर हुसैन, एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और वीवी गिरी। लेकिन इतना ही नहीं, इसमें एक पॉइंट आपको और समझना है कि जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का अवार्ड मिला था। तो इसमें आप देखिए सवाल के पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है। अब इसमें अगर हम लोग बात कर लें राधा कृष्णन की, तो इनको 1954 में मिला था। राधा कृष्णन जी जो थे इनको मिला था 1954 में, और ये भारत के राष्ट्रपति कब बने थे, तो 1962 में, 1962 में ये राष्ट्रपति बने थे। यहां पर आपको ये ठीक है। अब इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट इसमें होगा वो हो जाएगा जाकिर हुसैन को 1963 में इनको मिला था, डॉक्टर जाकिर हुसैन को 1963 में इनको मिला था, और 1967 में ये राष्ट्रपति बनते हैं। इसके अलावा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को भी मिला है, और इनको जो यह पुरस्कार दिया गया था 1997 में दिया गया,
1997 में दिया गया और साल 2002 में ये भारत के राष्ट्रपति बने थे। यहाँ पर आपको जो सवाल पूछा गया है तो उसमें से आपको सिर्फ यहाँ पर दो ही मिल रहे हैं, एक राधा कृष्णन और दूसरा जाकिर हुसैन। तो ऑप्शन इसमें आप दोनों को टिक कर लेंगे, हालांकि इसमें कोई एक सही नहीं हो रहा है, लेकिन ऑप्शन आप दोनों को इसमें टिक कर लेंगे क्योंकि सारी बातें हम लोगों ने कंफर्म कर लिया है। अगला सवाल जो आपके आज के अभ्यास सीरीज में है वो है क्वेश्चन नंबर 5 और यहां पर आपसे पूछा गया है कि पहला भारतीय कमांडर इन चीफ कौन था? जनरल के एस थिमैया, SHFJ मानेकशॉ, जनरल KM करियप्पा या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका इसमें हो जाएगा जो करियप्पा है। तो यहां पर आंसर आपको क्या मिल गया है? आंसर आपको मिल गया जनरल KM करियप्पा जो हैं वो भारत के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। यहां से आपको जो सवाल अगर इस टाइप का पूछा जाएगा तो वो आप आसानी से बता सकते हैं। सबसे पहले यहां पर 1942 में 1942 में इनको क्या बनाया गया था? तो 1942 में इनको लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में 1942 में इनको लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में बनाया गया और इसके बाद 1944 के बाद इनको ब्रिगेडियर बनाया गया। 1944 के बाद इनको ब्रिगेडियर बनाया गया और इसके बाद देश की आजादी हुई। देश की आजादी के बाद इनको कमांडर इन चीफ बनाया गया। कमांडर इन चीफ बनाया गया और उसके बाद लास्ट में जब ये 1954 में सेवानिवृत्त हुए, 1954 में ये रिटायर्ड हुए, तो रिटायर्ड होने के बाद ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ये उच्चायुक्त भी हुए। 1954 में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में इनको उच्चायुक्त के रूप में भी नियुक्त किया गया था। ये इनकी कुछ प्रमुख उपलब्धियां थी। 1942 में इनको लेफ्टिनेंट कर्नल, उसके बाद 1944 के बाद इनको ब्रिगेडियर, देश की आजादी के बाद इनको कमांडर इन चीफ और 1954 में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में इनको उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 और इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? विच प्लैनेट इमिट्स ग्रीन लाइट? बृहस्पति करता है या फिर बृहस्पति करता है, अरुण करता है, शुक्र करता है या फिर वरुण? तो यहां पर आप जानते हैं कि जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। जो वरुण ग्रह है वो क्या करता है? हरे रंग को ये इमिट्स करता है। और इसके साथ में अगर आप देखेंगे तो 1846 में इसकी खोज हुई थी। 1846 में इसकी खोज की गई और खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो दो थे। एक थे जॉन गले और एक का नाम था जॉन गले और दूसरे का नाम अर्बर लेवेरियर नाम था इनका, अर्बर लेवेरियर। ये दो वैज्ञानिक थे 1846 में जो कि वरुण ग्रह की खोज किया था। और ये किस रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो यह हरे रंग के प्रकाश को उत्सर्जित करता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो 166 वर्षों के बाद यह सूर्य की एक परिक्रमा करता है, यानी कि सूर्य की एक परिक्रमा करने में इसको कितना टाइम लग जाता है? तो 166 वर्ष का समय इसको लगता है। इसके साथ में आप देखेंगे तो बर्फ यहां पर ज्यादा पाई जाती है और मीथेन के बादल यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ें तो सवाल नंबर 7 आपके लिए है और यहां पर आपसे पूछा गया है कि वित्तीय आपात की स्थिति घोषित की जा सकती है। तो कल भी हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया था। जो हमारे पास आपातकाल की व्यवस्था होती है, आपातकाल की व्यवस्था, इसके लिए हमारे पास 3 आर्टिकल होते हैं। 3 आर्टिकल्स में से अगर हम लोग बात करें तो एक होता है 352, दूसरा होता है 356
और तीसरा होता है 360। यहां पर होता है आपका राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरे में होता है राष्ट्रपति शासन, दूसरे में होता है राष्ट्रपति शासन, और तीसरे में होता है आपका वित्तीय आपातकाल। तो आपको पूछा क्या गया है 360 वाला अर्थात वित्तीय आपातकाल के बारे में। तो आंसर आपको क्या बताएंगे, वित्तीय आपातकाल है तो अनुच्छेद 360 आप लगा लेंगे। और इन सबको घोषित करने का अधिकार किसके पास होता है, तो ये घोषित करने का अधिकार होता है राष्ट्रपति के पास। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है, उबलते हुए पानी से ज्यादा होती है, या गर्म पानी से, या भाप से, या पिघलती हुई प्लावी बर्फ से। तो यहां पर आप जानते हैं कि जो बर्फ होता है, पानी का उबलना, उबलता हुआ पानी, और जो भाप होती है, इन दोनों का टेम्परेचर अगर देखेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस ही होता है। लेकिन जो भाप होती है इसमें वाष्पीकरण तो होता ही होता है, वाष्पीकरण होने के साथ साथ इसमें गुप्त उष्मा भी होती है, इसकी लेटेंट हीट गुप्त उष्मा भी होती है। इसी वजह से गुप्त उष्मा भी होती है। इसी वजह से क्या होता है कि ज्यादा प्रभावी कौन होता है, तो ज्यादा प्रभावी आपका हो जाता है भाप। यानी कि भाप से क्या होता है, ज्यादा हमको जलन होती है। जैसे आप अगर देखेंगे तो गर्म पानी से और उसी के साथ में अगर रोटी बनाते टाइम अगर रोटी फूट जाए और उससे जो निकलने वाला भाप है तब उसमें अगर लगेगा तो उससे आपको ज्यादा देर तक जलन होती है। जबकि अगर गर्म पानी से आप जलते हैं तो उससे आपको जलन कम होती है, क्योंकि जो भाप होता है इससे क्या होता है, इसमें वाष्पीकरण होने के साथ साथ में इसकी लेटेंट हीट भी होती है। जैसे कुकर की सीटी लगाने के निकालने के बाद जो आपको गैस निकलती है उस पर भी अगर आप हाथ लगा करके ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, आनंद आपको मिलेगा। तो वो आप प्रैक्टिकली करके भी देख लीजिएगा। तो भाप से ज्यादा आपको गर्मी मिलती है, ज्यादा आपको जलन होती है, जबकि गर्म पानी से जलन आपको कम होती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछा गया है कि पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है, मूल से प्राप्त करते हैं, तने से प्राप्त करते हैं, फल से प्राप्त करते हैं, या पुष्प से प्राप्त करते हैं। तो यहां पर जो हल्दी होती है, हल्दी हमको कहां से प्राप्त होती है, तो हल्दी मुख्य रूप से हमको तने से प्राप्त होती है। यहां पर आपको इसका आंसर आप लगा सकते हैं, ये कहां से प्राप्त होती है, तने से प्राप्त होती है। तो आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां पर आयोजित हुआ था। और ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं, लखनऊ में, बंबई में, कलकत्ता में, या फिर मद्रास में। तो आपको ये पता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना किसने किया था, इसके संस्थापक का नाम पूछा जाता है। तो इनका नाम था A.O. ह्यूम, इनका नाम था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने का श्रेय किसको जाता है, A.O. ह्यूम को। इनका पूरा नाम था ऑक्टेवियन एलन ह्यूम, इनका पूरा नाम था। और इन्होंने 1885 में 1885 में कांग्रेस की स्थापना किया था। और कांग्रेस की स्थापना होने के बाद जो इसका पहला अधिवेशन हुआ था, प्रथम अधिवेशन, तो प्रथम अधिवेशन जो हुआ वो हुआ था बंबई में, तत्कालीन बंबई में, और आज का मुंबई, तो बंबई में हुआ। और WC बनर्जी जो थे, WC बनर्जी इसके अध्यक्ष थे, WC बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। और टोटल 72 लोगों ने इसमें भाग लिया था। ये एक पॉइंट आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा सवाल होगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी इनका पूरा नाम था,
WC बनर्जी को व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब अगला सवाल हमारा है, इसमें आंसर आप क्या लगा लेंगे, बंबई, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए है और सवाल इसमें पूछा गया है कि तुलसीदास ने इनके साम्राज्य में उन्नति की थी, औरंगजेब के, बाबर के, अकबर के या फिर अलाउद्दीन खिलजी के। तो जो तुलसीदास जी थे इन्होंने अकबर के टाइम पर ज्यादा उन्नति किया था। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो तुलसीदास की कुछ रचनाओं को भी आप ध्यान में रख सकते हैं, जैसे कि दोहावली किसकी रचना है, तो ये तुलसीदास की है। इसके अलावा गीतावली किसकी है, तो वो भी तुलसीदास जी की है। विनय पत्रिका अगर पूछा जाए कि ये किसकी रचना है, तो ये भी किसकी रचना होगी, तुलसीदास जी की ही होगी। इसके अलावा आप देखते हैं तो जो रामचरितमानस है, रामचरितमानस के लेखक भी किसको कहा जाता है, रचयिता किसको कहा जाता है, तो वो होते हैं तुलसीदास जी ही। तो यहां पर आपको ये सारे पॉइंट्स मिल गए। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। जो हमारा अगला सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है कि चंडीगढ़ शहर का डिजाइन किसने बनाया था। चंडीगढ़ सिटी वाज डिजाइन्ड बाय, कौन था, एडवर्ड लुटियंस या वरेन ने या माइकल एंजेलो ने या फिर ली कार्बूजियर ने। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ली कार्बूजियर ने किसको डिजाइन किया था, तो इसने डिजाइन किया था चंडीगढ़ को। और दूसरा आप देखेंगे एडवर्ड लुटियंस, तो इसने डिजाइन किया था हमारे संसद भवन को। ये 2 पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है और क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसमें आपसे क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है BIT अर्थात बिट का पूरा नाम क्या है। बिट का पूरा नाम क्या है, ये आपसे यहां पर पूछा गया है। 10 मिनट और यहां पर आपसे क्या पूछा गया है, बिट का पूरा नाम, बिल्ट इन टास्क या बाइनरी डिजिट या बिफोर इंस्ट्रक्टेड टास्क या बिफोर इंटरप्टिंग टास्क। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बाइनरी डिजिट। और बाइनरी डिजिट ही ऐसा है जो कि कंप्यूटर की भाषा में जो कुछ भी हम शेप करते हैं उसमें डाटा के रूप में, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है बिट। और इसके बाद देखते हैं तो बिट के बाद आप केबी देखते हैं, केबी के बाद एमबी, एमबी के बाद जीबी, जीबी के बाद टीबी। तो इस तरीके से आप इसके यूनिट्स को देख सकते हैं। अगला सवाल जो होगा हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 14 में आपको पूछा गया है कि 27 जून क्या है, यानी कि 27 जून को कौन सा प्रमुख दिवस मनाया जाता है, ये आपसे सवाल यहां पर पूछा गया है। तो आप जानते हैं कि 27 जून को मनाया जाता है विश्व मधुमेह दिवस, यानी कि वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है। किस तारीख को, तो ये मनाया जाता है 27 जून को। इसके अलावा अगर आप देख लीजिए विश्व एड्स दिवस, तो ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। विश्व पर्यावरण दिवस, तो ये मनाया जाता है 5 जून को। और विश्व जनसंख्या दिवस, तो ये होता है 11 जुलाई को। तो इस तरीके से आंसर आपका क्या हो गया, 27 जून को मनाया जाता है विश्व मधुमेह दिवस। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15 है और क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया है किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी जो हैं ये किसी राज्य की अर्थात उत्तर प्रदेश की ये प्रथम महिला मुख्यमंत्री के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। और जब इनको नियुक्त किया गया था तो ये 1962 का टाइम था और 1962 में 1962 में इन्होंने कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा था, कांग्रेस पार्टी से। और ये बाद में कैबिनेट मंत्री भी बनी थी, कैबिनेट मंत्री भी बनी थी। तो यहां से आप इस पॉइंट को ध्यान में रख सकते हैं। सरोजिनी नायडू आप जानते हैं कि ये राज्यपाल रह चुकी हैं। और उसके बाद विजय लक्ष्मी पंडित को आप जानते हैं कि महासभा में ये शामिल हुई थी। और उसके बाद
जयललिता को आप देखते हैं तमिलनाडु में ये मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। तो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16 और यहां पर आपसे पूछा गया है कि एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, ये आंसर आपका हो जाता है टोटल 46। और ये जो गुणसूत्र आपके शरीर में पाए जाते हैं, ये गुणसूत्र जो होते हैं ये जोड़े में पाए जाते हैं। अर्थात अगर हम लोग जोड़े की बात करेंगे तो टोटल 23 जोड़े होते हैं और ये मेल और फीमेल दोनों में पाए जाते हैं। कहां पे, तो ये मेल और फीमेल दोनों में पाए जाते हैं, यानी कि पुरुष में और महिला में भी। अब जो 22 जोड़े होते हैं, 22 जोड़े, इनको हम लोग समान गुणसूत्र कहते हैं या समांगी गुणसूत्र कहा जाता है। और ये समांगी गुणसूत्र जो होते हैं ये दोनों में पाए जाते हैं, मेल और फीमेल दोनों में इनको देखा जाता है। और जो गुणसूत्र होते हैं वो XX होते हैं या इन्हीं को XY कहा जाता है। तो जो टोटल मेल और फीमेल में होते हैं ये 22 यहां पर भी होंगे और 22 यहां पर भी होंगे। लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है उसमें क्या होता है कि मेल में ये X और X ये दोनों ही रहते हैं और यहां पर X और Y हो जाता है। और इन्हीं से जो उत्पन्न होने वाली संतान है उसके सेक्स का निर्धारण होता है कि वो लड़का होगा कि लड़की होगी। और ये काफी हद तक डिपेंड करता है किसके ऊपर, तो ये मेल के ऊपर डिपेंड कर, नहीं ये उल्टा हो गया है, ये मेल के ऊपर डिपेंड करता है। यहां पर XY और यहां पर XX होता है, तो ये काफी हद तक मेल पर ही डिपेंड करता है। इसलिए लड़का या लड़की होने में किसी भी फीमेल का कोई रोल नहीं होता है, ये रोल किसका होता है, पुरुषों का। तो टोटल अगर पूछा जाए तो 46 लगाइएगा, जोड़े में पूछा जाए तो 23 लगाइएगा। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है और यहां पर आपसे पूछा गया है कि आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना क्या कहलाती है। इसको क्या कहा जाता है, व्यतिकरण कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं, परावर्तन कहते हैं या फिर प्रकीर्णन कहते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकीर्णन। यानी कि स्कैटरिंग की वजह से क्या होता है कि हमारा आकाश नीला दिखाई देता है, क्योंकि जितने भी एटमॉस्फेयर में धूल के कण या अन्य चीजें मौजूद होती हैं वो बहुत ज्यादा स्कैटर्ड होती हैं, इन सब की वजह से प्रकाश। और आप जानते हैं कि जो तरंग दैर्घ्य होता है वो वॉयलेट का यानी कि नीले कलर का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, इसलिए आकाश हमारा नीला दिखाई देता है। और तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा किसका होता है, तो वो होता है रेड कलर का, इसलिए सिग्नल्स में आपको रेड कलर ही देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें आपसे पूछा गया है कि सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है। बुल फाइटिंग इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ विच कंट्री, स्पेन का, पुर्तगाल का, हंगरी का या फिर पोलैंड का। तो ये आंसर हो जाता है आपका स्पेन का। इस सवाल पर हम लोगों ने कई बार डिस्कशन भी किया है, तो ये कहां का हो जाता है, स्पेन का। अगला सवाल देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 19 आपके लिए है और क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया है दिलवाड़ा का जैन मंदिर निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है। तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है ये कहां पर है, ये है माउंट आबू पर्वत में। और माउंट आबू पर्वत यह किसका भाग है, यह भाग है अरावली पर्वत श्रृंखला का। अरावली पर्वत श्रृंखला का यह भाग है और माउंट आबू में ही स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट अरावली की। तो अरावली की सर्वोच्च चोटी अगर पूछ लिया जाए तो आप लगा सकते हैं कौन सा होगा, गुरु शिखर। और है कहां पर ये, तो माउंट आबू में। इसके अलावा अरावली पर्वत को प्राचीनतम पर्वत माना जाता है, प्राचीनतम पर्वत माना जाता है, या इसी को अवशिष्ट पर्वत के रूप में भी माना जाता है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। आंसर आपका इसमें हो गया डी। अगला और आज के इस अभ्यास सीरीज का आखिरी प्रश्न है और सवाल आपसे पूछा गया है पीलिया किस अंग के संक्रमण के कारण होता है। तो पीलिया किस वजह से होता है, तो इसमें आपको बताया गया है मस्तिष्क, यकृत, वृक्क या फिर प्लीहा। तो यहां पर आंसर आप क्या लगा लेंगे, ऑप्शन नंबर बी यानी कि लीवर की वजह से इसमें इफेक्टेड क्या हो जाता है, ये लीवर हो जाता है। और दूसरा सवाल ये भी पूछा जाता है
कि ये किस वजह से होता है। तो दूषित खाना खाने की वजह से ये क्या होता है कि लीवर को डैमेज करता है, लीवर को इफेक्टेड करता है। इस वजह से क्या होता है कि पीलिया रंग होती है। लक्षण आपको पता है कि ये पीला हो जाता है, हाथ में, नाखून में या पूरी बॉडी में पीलापन आने लगता है। लेकिन यहाँ पर आपको जो समझना है वो ये है कि दूषित खाद्यान्न की वजह से ये आपको रोग होता है और इसमें प्रभावित क्या होता है, तो वो प्रभावित होता है आपका लीवर। और दूसरा पॉइंट आपको ये भी समझना है कि इसमें वोमिटिंग ज्यादा आती है और इसके साथ साथ में इसका बिगड़ा हुआ रूप जो होता है हेपेटाइटिस बी कहलाता है। तो और इस कंडीशन में जाने के बाद चीजें और भी खराब होती हैं। ये सारे 20 महत्वपूर्ण सवाल थे आपके आज के इस अभ्यास सीरीज में। अगली क्लास में हम लोग अब मंडे को मिलेंगे, वहां पर आपको हम 20 ऐसे सवालों पर फिर से अभ्यास आपकी कंटिन्यू होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।